बहुत समय पहले की बात है। कमलगढ़ नगर में एक परिवार रहा करता था। वह परिवार बहुत ही खुशहाल परिवार था। यहाँ के लोग अच्छे और मित्रपूर्वक थे। इस नगर में विक्रम नाम का एक व्यक्ति रहा करता था, जो बहुत शांत और अच्छे स्वभाव का था। विक्रम जरूरतमंदों की मदद करता था और अपने बारे में कभी नहीं सोचता था। एक दिन सुबह विक्रम जब अपने खेतों की तरफ जा रहा था कि तभी रास्ते में किसी के पुकारने की आवाज सुनाई देती है। अरे काका, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और इस गठरी में क्या है? अरे बेटा, क्या बताऊं, बुढ़ापे में कोई साथ नहीं देता है। जिसे इतने लाड प्यार से पाला, वो मुझे बुढ़ापे में छोड़कर चला गया बेटा। इस पेट के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। इस गठरी में कुछ सब्जियां हैं, जिसे बेचकर मैं अपना पेट पाल रहा हूँ। ये तो बात आपकी सही है कि आजकल के बच्चों में बात नहीं रही जो पहले के समय में थी। पहले तो बच्चे अपने माता पिता को भोजन कराने के बाद में स्वयं खाते थे, पर जब से ये नया दौर चला है तब से कोई अपने माता पिता की कदर नहीं करता है। आजकल के बच्चे अपने माता पिता की इज्जत भी नहीं करते हैं। अच्छी बात उन्हें बुरी लगती है और बुरी बात उन्हें बहुत अच्छी लगती है। इतना कहकर विक्रम उस बूढ़े व्यक्ति की सब्जियां अपने सिर पर रखकर उसकी बताई गई जगह पर छोड़ देता है और इतने में शाम हो जाती है। विक्रम अपने घर पहुंचता ही है, तभी उसकी पत्नी आती है और बोलती है, अरे सुनते हो कि सारा दिन इधर उधर बस घूमते रहोगे। घर में राशन खत्म हो गया है, तुम्हें किसी चीज की परवाह नहीं। तुम तो बस लोगों की मदद करते रहना, अपने बारे में कभी ना सोचना। एक तो दिन भर तुम्हारी माँ का ध्यान रखो, ऊपर से तुम कोई काम नहीं करते। मेरी बारे में तो कोई सोचता भी नहीं है। मेरी क्या इच्छा है और ना ही कोई पूछे तुम कैसी हो। मेरी तो कोई परवाह ही नहीं करता। मैं तो तुमसे शादी करके पछता रही हूँ। विक्रम यह सब सुनकर सोचने लगता है कि मैं खुद तुझ जैसी औरत से शादी करके पछता रहा हूँ। जो औरत एक माँ और अपने पति का ध्यान न रख सके, वो औरत ही किस बात की। एक माँ की सेवा करने में ही इतना सब हो रहा है। अभी कल को एक दो बच्चे हो जाते हैं तब क्या होगा। विक्रम यह सब सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है। अरे बेटा विक्रम, तू कहाँ चला गया था? मैं कितनी देर से अपनी दवाई ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल ही नहीं रही। बेटा जरा देख मेरी दवाई कहाँ पर रखी है। बुढ़ापे में कुछ दिखाई ही नहीं देता है। जी माँ, आप परेशान ना हो, मैं अभी आपकी दवाई ढूंढ कर देता हूँ। कुछ देर दवाई ढूंढने के बाद विक्रम को दवाई मिल जाती है। ये लो माँ, आपकी दवाई मिल गई है। विक्रम अपनी माँ को दवाई देकर अपने कमरे में जाकर भूखे पेट ही सो जाता है। अगली सुबह उसकी पत्नी उसे बोलती, अरे सुनते हो, अब क्या सारा दिन सोकर बिता दोगे? कुछ काम कुम करोगे या फिर कल की तरह दूसरों की मदद करके दिन गुजार दोगे? अरे आशा, तुम ऐसा क्यों कहती हो? मैं कल ही काम की तलाश में गया था। जब काम नहीं मिला तो इसमें मेरी क्या गलती है? इतना कहकर विक्रम गुस्से में घर से काम की तलाश में निकल जाता है। रास्ते में कुछ दूर चलने के बाद विक्रम को एक व्यक्ति मिलता है। वह कोई और नहीं बल्कि वह अलीगढ़ के राजा जहीर सिंह का मंत्री था। उसने विक्रम को अपनी तरफ बुलाया और कहा, तुम इतना परेशान और गुस्से में क्यों हो? लगता है घर में किसी से झगड़ा किया है क्या? अरे भाई क्या बताऊं, बहुत समय से काम की तलाश में भटकते हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं मिला है, जिस कारण घर में पत्नी के साथ थोड़ी अनबन हो जाती है। अच्छा, तो इस बात से परेशान हो? तुम परेशान मत हो, मेरे पास इस परेशानी का एक उपाय है। तुम्हें मेरे साथ अलीगढ़ राज्य में चलना होगा, जो कि तुम्हारे राज्य से कुछ ही दूरी पर है। शायद वहाँ पर तुम्हारे लायक कोई काम हो। मंत्री की इन सब बातों को सुनकर विक्रम सोच में पड़ जाता है। अरे भाई, तुम किस सोच में पड़ गए हो? अरे कुछ नहीं, मैं सोच रहा था कि अगर आप मुझे एक दिन का समय दे दे तो मैं अपनी माँ से मिल आता और अपनी माँ को यह भी बता देता कि मैं काम करने के लिए राजा जहीर सिंह के राज्य में जा रहा हूँ। ठीक है,
तुम चिंता ना करो, मैं एक दिन और रुकूंगा जब तक तुम अपनी माँ से मिल लो, और कल तुम मुझे इसी बरगद के पेड़ के नीचे मिलना। मैं कल तुम्हें यहीं पर मिलूंगा। विक्रम उस मंत्री की बात को सुनकर बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी घर को चल पड़ा। विक्रम घर पहुंचकर अपनी माँ और अपनी पत्नी को बुलाता है। अरे माँ, आशा कोई है घर में? सुनो, सब जल्दी आओ। अरे क्यों चिल्ला रहे हो? अब क्या हो गया? लगता है आज किसी की मदद की होगी और उसने कुछ रुपए दिए होंगे, तभी तुम इतने खुश हो। अरे आशा, ऐसी कोई बात नहीं है। आज सुबह काम की तलाश में घर से बाहर जा रहा था, तभी मुझे रास्ते में एक व्यक्ति मिला। मुझसे मेरी उदासी का कारण पूछा, तभी मैंने सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर उसने बोला कि तुम्हारी उदासी का मेरे पास एक उपाय है। उसने बोला कि तुम्हारे लायक एक काम है, पर मेरे साथ राज्य चलना होगा। विक्रम अपनी पत्नी को सारी बात बताता है और जाने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही विक्रम घर से बाहर निकलता है, पीछे से उसकी माँ उसे पुकारती है। बेटा विक्रम, जरा मेरी बात तो सुन। ये कुछ रुपए हैं जो तेरे रास्ते में काम आएंगे, और ये तुम्हारे पिता की आखिरी निशानी है। ये लो अंगूठी, क्या पता कि मेरे साथ कब क्या हो जाए। अरे माँ, आज तुमने ऐसी बात कह दी, पर आगे से ऐसी बात मत कहना। और हाँ, तुम अपनी दवाई समय समय पर लेते रहना, ठीक है? अब मैं चलता हूँ। विक्रम अपनी माँ से मिलकर घर से अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा। विक्रम वहीं पहुँच गया जहाँ पर कल उसे वह व्यक्ति मिला था। कुछ देर इंतजार करने के बाद वह व्यक्ति वहाँ पर आ जाता है और विक्रम से बोलता है, अरे भाई, क्या तुम तैयार हो चलने के लिए? तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम एक तरफ से दुखी हो और दूसरी तरफ से खुश हो। क्या तुम्हें अपनी माँ से अनुमति मिल गई जाने के लिए? अरे तुमने तो मेरे मन की बात सुन ली, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। विक्रम और मंत्री दोनों राज्य की तरफ चल पड़े। कुछ देर बाद वह अलीगढ़ राज्य में पहुंच जाते हैं। मंत्री विक्रम को लेकर राजा के दरबार में पेश होता है। महाराज की जय हो। महाराज, मैं अपने साथ एक ऐसे व्यक्ति को लाया हूँ जो बहुत ही मेहनती और ईमानदार है। आपकी आज्ञा हो तो मैं उसे आपके सामने पेश करूं। आज्ञा है, उसे हमारे सामने पेश कीजिए। मंत्री विक्रम को लेकर राजा के सामने पेश करता है। राजा के सामने विक्रम नर्वस हो जाता है। राजा विक्रम से पूछते हैं, क्या तुम्हारा नाम विक्रम है? तो तुम्हारे बारे में मंत्री ने सब कुछ मुझे बता दिया है। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बहुत ईमानदार और मेहनती हो, इसलिए क्या तुम मेरे राज्य की देखरेख का काम कर सकते हो? हाँ हाँ महाराज, मैं इस काम के लिए तैयार हूँ, परंतु महाराज, इस काम के मुझे कितने रुपए मिलेंगे? अरे विक्रम, मैंने तो तुम्हें बताया ही नहीं कि तुम्हें महल की देखरेख रात में करनी होगी। रही रुपयों की बात, तो तुम्हें महीने में 200 रुपए मिलेंगे और हमारी तरफ से 2 टाइम का खाना मिलेगा। राजा की बात सुनकर विक्रम बहुत खुश होता है और सोचता है, अपने घर से तो अच्छा ही है। यहाँ पर 2 टाइम की रोटी और 200 रुपए मिलेंगे। आम व्यक्ति के लिए इतना बहुत है। फिर विक्रम राजा से बोलता है, महाराज, आपका धन्यवाद जो आपने मुझ जैसे बेरोजगार को अपने महल में काम करने की अनुमति दी। महाराज, का इस महल में मुझे रहने की जगह मिल सकती है? हाँ हाँ, तुम्हारे लिए इस महल में रहने के लिए जगह है। मंत्री जी, तुम विक्रम को अतिथियों के कमरे में ले जाओ। मंत्री विक्रम को अतिथियों के कमरे में लेकर जाता है। विक्रम जैसे ही कमरे के अंदर जाता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और विक्रम बोलता है, इतना सुंदर कमरा देखकर मानव जैसे कि स्वर्ग में आ गया हूँ। अतिथियों का कमरा कितना सुंदर होता है, ये मुझे आज पता चला। विक्रम खुशी खुशी वहाँ पर काम करने लगता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक रात विक्रम थका हुआ महल के गेट पर खड़ा होता है। तभी वहाँ पर एक व्यक्ति आता है और विक्रम से कहता है, अरे भाई, इतनी रात हो गई है, तुम अभी तक जाग रहे हो। तुम्हारी जगह पर मैं होता तो कब का सो गया होता।
जाकर आराम कर लो थोड़ा सा। वैसे भी इस महल में कोई आने की हिम्मत नहीं करेगा। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। अब यहाँ पर कौन आएगा? वैसे भी यहाँ पर मैं रोज रात को जाता हूँ, कोई तो आता नहीं है। विक्रम उस व्यक्ति की बातों में आकर वहीं पर सोने लगता है। उसे नहीं पता था कि वह एक चोर है। जैसे ही सुबह होती है, महल में हल्ला मचा होता है। विक्रम के पास जल्दी से मंत्री आता है और कहता है, अरे विक्रम, तुमने ये क्या किया? तुम्हारी एक लापरवाही की वजह से राजा महल में कल रात को चोरी हो गई। तुम क्या सो रहे थे? महाराज ने तुम्हें दरबार में बुलाया है। मंत्री की बात सुनकर विक्रम बहुत डर जाता है। मंत्री विक्रम को लेकर महाराज के पास जाते हैं। राजा अपने सामने विक्रम को देखकर गुस्से में आकर कहते हैं, तुम्हें तो मैंने बहुत मेहनती और ईमानदार समझा था। तुम्हारी ये गलती की वजह से महल के लाखों जेवर चोरी हो गए। नहीं नहीं महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। मुझे एक मौका दीजिए। ठीक है, तुम्हें एक ही मौका दिया जाता है। अगर तुमने इस बार कोई गलती की तो तुम्हें महल से बाहर निकाल दिया जाएगा। नहीं नहीं महाराज, इस बार कोई गलती नहीं होगी। मैं पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा कि तभी एक रात विक्रम को वही व्यक्ति नजर आता है। विक्रम उसे देखकर पहचान जाता है और समझ जाता है कि यह वही चोर है। अरे भाई, इतनी रात हो गई है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम हो कौन? विक्रम के पूछने पर भी वह कुछ नहीं बताता है। जब वह कुछ नहीं बताता तो विक्रम समझ जाता है कि यह वही चोर है जो उस रात को मेरे पास आया था। जैसे ही वह चोर भागने लगता है, विक्रम जल्दी से उठकर उसके सिर पर डंडा मार देता है और वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। सुबह होते ही विक्रम चोर को लेकर राजा के पास जाता है और कहता है, महाराज की जय हो। महाराज, ये वही चोर है जो उस रात मुझे अपनी बातों में उलझा कर मुझे सोने के लिए कहा था। विक्रम, तुम सच में बहुत बहादुर और ईमानदार हो। तुमने अपनी बहादुरी से इसे पकड़ा। तुम्हें इसका इनाम दिया जाएगा। राजा की बात सुनकर विक्रम बहुत खुश होता है और खुशी खुशी वहाँ पर रहने लगता है।